हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और आज बच्चों, आप जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि समाज शास्त्र में बच्चों हमारा आज चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 4 का दूसरा पार्ट होगा बच्चों, और क्वेश्चंस का पहला पार्ट होगा समाज शास्त्र के बच्चों चैप्टर नंबर 4 का। क्योंकि सेकेंड बुक हमारी ये चल रही है, पहली बुक हमने कंप्लीट कर ली है और इसमें आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे अति लघु उत्तरीय के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी पहले यदि आपने वीडियोज नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में हाँ बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ से आपको उन वीडियोज़ को देख लें। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप डायरेक्ट वहाँ से सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके डियर, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बच्चा आप लोग को बता दूं कि हर शाम को 5 बजे समाजशास्त्र की क्लास आती है, शाम को 6 बजे शिक्षा शास्त्र की क्लास आती है। ये दो टाइमिंग ये हैं बच्चों समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, मार्क्स ने अलगाव की स्थिति किसे कहा। देखिए हुआ क्या, औद्योगिकीकरण में अधिकतर लोग अपने कार्यों को अंतिम रूप नहीं दे पाते क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। समझ में आ रहा है, जब औद्योगिकीकरण होता है तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों को अंतिम रूप दे ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें क्या किया जाता है, उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर यह कार्य थकाने वाला होता है जिससे लोग अपने कार्य से अप्रसन्न रहते हैं। मार्क्स ने इसी स्थिति को अलगाव कहा। मार्क्स ने इसी स्थिति को क्या कह दिया बच्चों, अलगाव कहा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 2, औद्योगिकीकरण से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए औद्योगिकीकरण से कुछ स्थानों में सामाजिक परिवर्तन हुआ, जैसे रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे में जातीय भेदभावों का कम होना, लेकिन औद्योगिकीकरण में आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हुआ क्या था कि लेकिन क्या हुआ, औद्योगिकीकरण में जो आर्थिक है और आय है इससे संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग परेशान न होइएगा, क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि मेरी एक स्ट्रेटजी होती है बच्चों, समय कम रहे यानी कि कम समय की वीडियोज बनाऊं। ठीक है, कम समय की वीडियोज बनाऊं बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाऊं। ठीक है, क्या बनाऊं बच्चों, इंपॉर्टेंट वीडियोज बनाऊं, यही मेरी स्ट्रेटजी होती है। इसलिए आप देखोगे कि मेरी सारी वीडियोज बहुत ही कम समय की आती हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। औद्योगिकीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों, क्या क्या हैं। औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, औद्योगिकीकरण के अंतर्गत नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है जिसमें विशाल यंत्र तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्व की तुलना में वस्तुओं का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है, वस्तुओं की बिक्री हेतु लोगों के अंतर्गत उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों आप लोग का, क्या है, रोजगार के संगठित क्षेत्र को समझाइए। देखिए क्या हुआ कि संगठित क्षेत्र की इकाइयों में 10 से अधिक लोगों को पूरे वर्ष रोजगार में रहने से, यदि वो पूरे वर्ष रोजगार में रह रहे हैं बच्चों, पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है तथा सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होता है ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन, ठीक है, या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती रहें। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, बड़े संस्थानों में रोजगार की स्थिति का वर्णन कीजिए। बड़े संस्थानों में कार्य के निश्चित नियम होते हैं, वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शी होती है। यदि वहाँ अपने से उच्च अधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उनकी उसकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक नीति किस प्रकार की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार, ठीक है बच्चों, सरकार ने आर्थिक नीति को सबसे ऊपर रखा। इसमें सुरक्षा परिनियम एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया था जिन्हें करने से सरकार ही सक्षम थी। ठीक है बच्चों, और ये निजी उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। यदि जो भी चीज़ें ना समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑफलाइन भी कमेंट कर दीजिएगा जब बाद में आप वीडियो देखें तो। भारत में उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े थे। देखिए उदारीकरण में निजी कंपनियों को बेटा आगे देखें। देखिए भारत में उदारीकरण के क्या प्रभाव पड़े थे, तो बच्चों हुआ क्या था कि उदारीकरण में
निजी कंपनियों को विशेष रूप से विदेशी कार्यों के उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो पहले सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्र थे तथा भारत में उद्योग खोलने के लिए अनुज्ञप्ति लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 8 बी निवेश किसे कहते हैं? जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचती है, ध्यान से समझ लेना, जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को क्या करती है बच्चों, निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचती है, तो उस स्थिति को विनिवेश कहते हैं। फिर से समझ लेना, सरकार क्या करती है, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं बच्चों, पब्लिकली कंपनियां जो होती हैं बच्चों, उनके अपने हिस्से, जो उसका अपना हिस्सा होता है, उसको किसी निजी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे बच्चों। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को बेच दे तो जो वहाँ पे पोजीशन बनेगी उसको हम विनिवेश कहते हैं। उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्से को निजी क्षेत्रों को बेचना प्रारंभ किया। अब देखिए बेटा, अगला प्रश्न है कि भारत स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में बताएं। भारत सरकार के स्टैंड अप इंडिया तथा मेकअप इंडिया जैसे कार्यक्रम स्वरोजगार को संभव बनाते हैं। ये हाशिए पर खड़े अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, टेलरिज्म किसे कहते हैं? इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे छोटे पुनरावृत्ति में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित किया जाता है। कामगारों को समय के अनुसार ही अपने कार्य को खत्म करना होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखिए, घरों में होने वाले कार्य को समझाइए। घरों में किया जाने वाला कार्य आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे लेस बनाना, बीड़ियों तथा अरबपतियों और ऐसे ही अन्य उत्पादों को बनाया जाता है। एक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं तथा बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये कार्य मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं और बच्चे करते हैं। क्लियरली आई थिंक आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।